Hello everyone. Today we are starting one another series जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि बेसिक से होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जीओ से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कुछ होता है कार्बनों के बीच एटम के बीच में, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही होता है। क्योंकि यदि हम मानते हैं कि हमारे पास दो एटम थे, एक हमारे पास ए था, एक हमारे पास बी था, ये बॉन्ड बनाए हुए थे जिनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब यदि ये रिएक्शन करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? या तो ये कहीं खिसके होंगे, या तो ये इसमें आए होंगे, या इसमें गए होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से संबंधित कुछ हुआ होगा, या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कहीं ना कहीं इन पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा। तो उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं एक माइनस चार्ज होता है जिस पर, वो स्पेसीज होती है जिस पर कि माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज स्पेसीज है इलेक्ट्रॉन और उनका मूवमेंट, ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और सारी रिएक्शन स्टार्ट यहीं से होती हैं। जब इन पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वहाँ से स्टार्ट होती हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है, डेंसिटी बढ़ती है एक एटम में, और उसके बाद रिएक्शन होती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है या इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है और ये रिएक्शन करता है। तो इसके लिए हम समझेंगे पहले टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब ऐसे कितने टाइप हैं जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो दो बॉन्ड के बीच में थे, उनमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनमें कुछ हुआ, वो किसी भी ओर शिफ्ट हुए, आखिर उनमें ऐसा क्या है? तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के टाइप देखते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इफ़ेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट इफ़ेक्ट, एक होते हैं टेम्परेरी इफ़ेक्ट। अब समझते हैं परमानेंट इफ़ेक्ट क्या होते हैं। परमानेंट इफ़ेक्ट वो होते हैं कि मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, तो कैसी भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो इफ़ेक्ट इसके साथ रहेंगे। पर जो टेम्परेरी इफ़ेक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारा कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए यही है ए और बी जो है हमारे रिएक्टेंट हैं, तो ये इफ़ेक्ट तब तक रहेंगे जब तक कि हमारे पास एक रिएजेंट उपस्थित होगा। अब रिएजेंट क्या होता है? तो रिएजेंट हमें पता है कि रिएजेंट कोई एक ऐसा मटेरियल है जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब तक रिएजेंट रहेगा तब तक टेम्परेरी इफ़ेक्ट रहेंगे। रिएजेंट गया, टेम्परेरी इफ़ेक्ट गए। अब हम देखते हैं जो परमानेंट इफ़ेक्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो परमानेंट इफ़ेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सेकेंड होता है रेजोनेंस इफ़ेक्ट, और जो तीसरा होता है वो होता है हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट। और जो टेम्परेरी हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफ़ेक्ट। तो हम जो ये हैं पांच इफ़ेक्ट, इन्हीं के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और ये पांच इफ़ेक्ट से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो यदि रिएक्शन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ेगी, दूसरे के ऊपर घटेगी, जिससे वो रिएक्शन देंगे। तो आखिर होगा क्या इनमें? शुरुआत ही रिएक्शन की कहाँ से होती है और क्यों होती है, वो सब हम जानेंगे इन इफ़ेक्ट के द्वारा। तो इन इफ़ेक्ट को जो है हम आगे पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के पहले जो है थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास दो एटम हैं, एक जो है वो ए है और एक जो है वो बी है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। अब बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? एक इलेक्ट्रॉन जो है ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था। मतलब ये जो बॉन्ड हुआ, ये कौन सा बॉन्ड हुआ? ये बॉन्ड हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। यदि एक ही एटम जो है हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम जो शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये यदि एक एक दोनों एटम के हैं तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक ही एटम के कोई होते, मान लीजिए ये ए है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ही हैं और यहाँ बी जुड़ा हुआ है, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इसी के द्वारा डोनेट किए गए हैं बॉन्ड बनने के लिए,
तो ये जो है इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं हम इसे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड यहाँ थे ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी में जो है एक और टाइप देख लेते हैं, क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज ऑफ इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए ए पर प्लस चार्ज है, बी पर माइनस चार्ज है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, मतलब चार्ज ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में और समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, जिसमें से ए और बी दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया हुआ था। अब क्या हुआ कि बी जो है, बी के पास ज़्यादा क्षमता थी खींचने की इलेक्ट्रॉन को, तो उसने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, जिससे क्या हुआ, जो ए बी बॉन्ड था, ए बी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो कि पहले बीच में थे वो शिफ्ट हो गए हैं किसकी ओर, बी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये खींचने की क्षमता को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका सिंबल क्या होता है, इसे काई से दर्शाया जाता है, ठीक है, इसे काई से दर्शाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और जब ये इस तरफ खींच लेते हैं तो ये खींचे हैं कि नहीं, इनको कैसे डोनेट करते हैं, तो इसको ये पार्शियल, जिसने खींचा है, जिसके पास खींचने की इलेक्ट्रॉन को क्षमता ज़्यादा थी, उसमें हम लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके पास लगाते हैं प्लस चार्ज। तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता कैसे चलता है कि किस में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इसके लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम पढ़ते हैं, एक स्केल पढ़ते हैं पाउली स्केल, जिसमें हमें नंबर मिलते हैं। वो एक टॉपिक अलग है, तो उसे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि उसमें जो है हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव की, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास कम वैल्यू वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बात करते हैं एक कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की। यदि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो क्या होगा, इस कार्बन की नेगेटिविटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बीच में होंगे, ना तो ये इस साइड जा रहे होंगे ना तो ये इस साइड जा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पास, अब दूसरे केस में हमारे पास कार्बन नहीं है, हमारे पास एक तो कार्बन है पर दूसरा जो है फ्लोरीन आ गया है। अब फ्लोरीन आ गया है तो क्या करेगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 की समथिंग होती है और इसकी होती है 2.5। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जब है तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्लोरीन के साइड चले जाएंगे, तो फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम आगे समझेंगे। अब हम देखेंगे तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एटम को अपनी ओर खींचना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसको फैक्टर जो है, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फैक्टर से प्रभावित होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन फैक्टर है वो होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा संबंध क्यों होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल क्यों होते हैं आखिर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो क्या है, हमें पता है जो नाभिक होता है उसके सबसे पास में जो सेल ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, एस होता है। इसके बाद क्या होता है, पी होता है। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब नाभिक की पकड़ भी बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी उसके ऊपर बढ़ती जाती है। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो हम जानते हैं कि यदि हम कंपेयर करें हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती हैं, sp होता है, उसके बाद sp2 होता है और उसके बाद sp3 होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो कौन होगा, जिसके पास s कैरेक्टर मोर है। तो यहाँ हम देखें तो इसमें s कैरेक्टर कितना है, इसमें 50% s कैरेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी होगी। इसके बाद इसमें देखें तो इसमें कितना है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इसमें 33 पॉइंट के समथिंग है। तो सेकेंड नंबर पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी होगी और जो थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp2 की होगी।
इसमें समथिंग 25% एस कैरेक्टर होता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पता कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने से एक और फ़र्क पड़ता है डेंसिटी का। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है कि मान लीजिए अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया, उसी को लेते हैं, कार्बन है और हमारे पास फ्लोरीन है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे, वो किसकी तरफ चले गए हैं, वो चले गए हैं हमारे फ्लोरीन की ओर। जब ये फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो फ्लोरीन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना। और जो कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। जैसे कि यदि हम एक और एग्जांपल लेके देखें, तो हमारे पास यदि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि ए है, ये हम ले लें, ये दूसरा, ये तीसरा, तो एक जो है माइनस की फॉर्म में है, एक जो है न्यूट्रल है, एक में मतलब कोई चार्ज नहीं है, और एक जो है वो प्लस की फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। हाई होगी मतलब माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने इसके पास होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। अब ये है, इसके पास क्या है, इसके पास ज़्यादा तो नहीं है पर कम भी नहीं है, मतलब जो इसके लिए जितने चाहिए थे उतने ही हैं। और ये प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, और हम मेन जो है इन इफ़ेक्टों को समझेंगे, जो ये हमारे 5 इफ़ेक्ट हैं। और इनको समझने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि जो कोई भी रिएक्शन होती हैं वो आखिर होती ही क्यों है, रिएक्शन स्टार्ट ही क्यों होती हैं, और उसके बाद समझ में आएगा कि उनका नेचर क्या होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उनमें हम कवर करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट को। थैंक यू।